हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं वर्ष 2024 का सैम्पल पेपर। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सैम्पल पेपर का पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यह है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो तो ये होता है 6.25 गुणा 10⁻18। अब ये आता कैसे है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में कि जो कोई भी आवेश जो होता है, पदार्थ का कोई भी आवेश जो होता है वो हमेशा एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं। न्यूनतम आवेश क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं। तो कोई भी आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है ना। इसी प्रतिबंध को हम क्या कहते हैं, इसी प्रतिबंध को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, और इसको हम लिखते हैं Q बराबर N प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो इसी क्वांटीकरण प्रतिबंध को यूज करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, मतलब n का मान निकालना है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तो पक्षांतर कर लीजिए e को, तो ये हो जाएगा Q अपॉन ई। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है एक कूलम आवेश, Q का मान दिया हुआ है। तो Q का मान कितना है, एक कूलम। कितना है Q का मान, एक कूलम बटे ई का मान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋण 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इसी को हम हल करेंगे तो C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ऋण 1/1.6 है ना गुणा। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं अंश में, तो ये हो जाएगा घातांक जो है इसकी धनात्मक हो जाएगी, तो 10⁻19 धन 19 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इस राशि को यदि आप हल करोगे ना, तो कितना आएगा इसका मान, इसका मान आता है 0.625 ना, 0.625 गुणा 10⁻19। अब इसको भी और आगे हल करते हैं थोड़ा सा हम, तो क्या हो जाएगा ये तो जैसा का वैसा रहेगा, ऋण 0.625 गुणा। अब इसको तोड़ना है थोड़ा, है ना, तो सरल कर लेंगे हम, तो 10⁻1 गुणा 10⁻18। यदि इसको फिर से हल कर 18 और 1 हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये रहेगा 10⁻18 जैसा का वैसा। अब यदि हम इतने को हल करें तो कितना आएगा, 10 का गुणा कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा ऋण 6.25 ना गुणा 10⁻18। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n ना, संख्या जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर हम ऋण चिन्ह को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये यहाँ पर भी ऋण धन है, इससे यदि हम गुणा भाग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसका सही आंसर आता है ये। ठीक, अब कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है एक माइक्रो कूलम, कितना दिया रहता है, एक माइक्रो कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, एक माइक्रो कूलम मतलब एक गुणा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 और ये हो जाएगा कूलम का C। ठीक है, तो जहाँ पर Q है ना, उसकी जगह हमको इतना मान रखना पड़ेगा। यदि हम इस मान को रख के हल करते हैं तो एक माइक्रो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी घुमा देता है प्रश्न, तो माइक्रो कूलम कर देता है, कभी नैनो कूलम भी कर सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। वो जो यहाँ पे ये प्रीफिक्स दिया रहता है, इसका मान हमको रखना होता है और हल करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो ये कह रहा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह जो है, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तुमको पता है ना, क्या पता है हमको कि जो धारा है, धारा जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, आवेश प्रवाह की दर ना, समय के साथ यदि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं धारा। मतलब धारा के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी, आवेश। यहाँ आवेश तो डायरेक्टली दिया नहीं है। ठीक है, अब चूंकि चालक की बात कर रहा है तो जो चालक पदार्थ है ना,
चालक पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ चालक, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये भी एक प्रकार के आवेश ही हैं। तो चालक के अंदर जो धारा का प्रवाह होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसका, तो अगला प्रश्न कह रहा है इसका, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है ना, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर जो है तीसरा वाला है। एक गतिमान आवेश जो है वो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं। यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश कैसा है, स्थिर है, तो क्या उत्पन्न होगा, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि आवेश जो है वो गतिशील है, गति कर रहा है, तब क्या उत्पन्न होगा, तब जो है विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, है ना, गतिमान आवेश के लिए दोनों। ठीक है, और यदि आवेश जो है वो त्वरित है, कैसा है, आवेश त्वरित है, मतलब उसके वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरित आवेश के लिए क्या उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बोलते हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, या इसी को हम विकिरण भी कहते हैं ना, विकिरण। ठीक है, तो विकिरण उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसका, अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि लेंज का नियम आधारित है। लेंज का नियम किस पे आधारित है, तो जो लेंज का नियम है वो आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल क्या होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है इसकी चाल क्या होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का जो सूत्र होता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। C बराबर विद्युत क्षेत्र सदिश, है ना, बटे चुंबकीय क्षेत्र सदिश, ये इसका फार्मूला होता है। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, वह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R ना, पढ़े हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे हम, तो ये कितनी होती है, ये होती है म्यू 0, एक मिनट, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इधर हो जाएगा IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा अपॉन कितना होता है ये R²। ठीक है, तो ये फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं अलग अलग नियमों में। तो यहाँ से देखिए हम विद्युत क्षेत्र को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल टू 1/ε0। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र को, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र को लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल टू म्यू 0। ठीक है, ये म्यू 0 के प्रोपोर्शनल, ये हो गया 1/ε0 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तब यदि हम इस फार्मूले में मान रखें तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल जो है C बराबर हो जाएगी। ठीक है, ई का मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए ई का मान रखेंगे तो ये है ई का मान, मतलब ये हो जाएगा 1/ε0। ठीक है, और साथ ही साथ यदि हम बी का मान रखते हैं, बी हर में है तो ये हर में आएगा, समानुपाती है, तो ये हो जाएगा म्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 1/ε0 म्यू 0, क्योंकि ये संबंध जो था समानुपाती था, तो इसको यदि हम बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, एक वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला वाला। क्या है इसका सही आंसर, पहला वाला। और वो किस प्रकार से आया, वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो ये है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अधिक्रमण को क्या कहते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश जो है, मान लीजिए कोई हमारे पास में अवरोध है ना, हमारे पास में क्या है, अवरोध है, और उससे प्रकाश टकरा गया, ये अवरोध है ना, कोई सूक्ष्म आकार का, इधर प्रकाश चल रहा है, यहाँ से टकराने के बाद इसको जाना इधर था पर ये इधर घुस गया, तो यहाँ पर क्या हमको कुछ अलग अलग तीव्रता की फ्रिंजें दिखती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विवर्तन। क्या नाम है इसका, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्तन। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दो समांतर धारावाही चालक हैं, एक चालक ये हो गया, दूसरा चालक ये हो गया, ठीक है। और दोनों में जो है एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए ऊपर हो रही है ना, दोनों में ऊपर ही हो रही है। देखिए यहाँ बोला है एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो दिशा होगी वो बोर्ड से अंदर की तरफ, यहाँ पे दिशा होगी जो बोर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही इसके चारों तरफ भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो हो जाएगी इधर। एक मिनट इसको फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा इसके चारों तरफ भी ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर जो दिशा होगी वो बोर्ड से अंदर की तरफ, यहाँ पर जो दिशा होगी वो बोर्ड से नहीं, ये बाहर की तरफ होगी, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये दोनों सर्कल मिल रहे होंगे किसी पॉइंट में, यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो विपरीत हो रही है। कैसी हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो रही है, मतलब चुंबकीय बल भी कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। चुंबकीय बल की दिशा विपरीत हो गई, मतलब दोनों में क्या होगा, आकर्षण, है ना। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आकर्षित, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आकर्षित करेंगे दोनों एक दूसरे को, ठीक है। यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो आकर्षण होगा, और यदि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो प्रतिकर्षण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। ट्रांसफार्मर जो है इसका सिद्धांत, है ना, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अन्योन प्रेरण। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अन्योन प्रेरण भी जो है क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्योन प्रेरण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न जो है ये है 0 केल्विन 0 केल्विन पर अर्धचालक खालिस्तान की भांति व्यवहार करते हैं, तो ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है। अर्धचालक की बात हो रही है यहाँ पे, अर्धचालक। और ताप घटाने से चालकता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मतलब ताप कम होगा तो अर्धचालक क्या बन जाएगा, कुचालक। क्या बन जाएगा, ये कुचालक बन जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा कुचालक। फोटान का विराम द्रव्यमान। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं, इस प्रश्न पे, फोटान का विराम द्रव्यमान, ठीक है। तो फोटान जो है वो क्या होता है, ऊर्जा का एक बंडल होता है ना, जो कि विकिरण के पास में पाया जाता है, प्रकाश में पाया जाता है। तो फोटान जो है ऊर्जा का एक बंडल है, तो फोटान की चाल क्या हो जाएगी, फोटान की चाल हो जाएगी प्रकाश की चाल के बराबर। तो फोटान की चाल हो जाएगी c। और हमने एक समीकरण पढ़ा हुआ है, गतिक द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, गतिक द्रव्यमान m बराबर होता है m0 विराम द्रव्यमान बटे √1/v/c पूरे का वर्ग, ठीक है। ये संबंध होता है, ये आपेक्षिकता का सिद्धांत में होता है। तो ये गतिक द्रव्यमान है, ये विराम द्रव्यमान। यदि यहाँ से हम m0 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, m0 बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा m, है ना, वर्गमूल 1 - v/c पूरे का वर्ग, ठीक है, पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब फोटान जो है वो प्रकाश की चाल से चल रहा है, तो c का मान रख दो, है ना। v बराबर क्या रख देंगे, c। फोटान का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर है, मतलब जहाँ पे v है वहाँ पे रख दीजिए आप c। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे v है वहाँ c रखेंगे तो m0 बराबर हो जाएगा m, ठीक है, √1 - v की जगह रखना है c, तो v की जगह c बटे c और पूरे का वर्ग। c से c कैंसिल ना, तो यहाँ बचेगा 1। कितना बचेगा यहाँ पर, 1। मतलब ये हो गया 1 - c से c कट गया, मतलब बच गया 1, और 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। तो 1 में से 1 गया तो 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। मतलब ये वर्गमूल 0 हो गया, 0 गुणा m से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये देखिए
फोटान का जो विराम द्रव्यमान है वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये m0 का मान 0 आ गया, मतलब फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। अब कभी कभी प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे कि फोटान का गतिक द्रव्यमान कितना होता है ना, ये तो विराम द्रव्यमान था, फोटान का गतिक द्रव्यमान। तो जो गतिक द्रव्यमान है उसके लिए क्या करेंगे हम, फोटान जो है प्रकाश के वेग से चलता है। किसके वेग से चलता है, प्रकाश के वेग से, मतलब इसका वेग जो है c लेंगे। तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता क्या बोलता है, mc² बराबर E, यही बोलता है ना। और प्लांक का नियम क्या कहता है, प्लांक का नियम कहता है E बराबर होता है h²। ठीक है, तो ये प्लांक का समीकरण है, ये द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, दोनों समीकरण को हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में mc² बराबर h²। ठीक है, न्यू जो है आवृत्ति है, क्या है ये, आवृत्ति। ठीक है ना, तो यहाँ से यदि हम m का मान निकालें तो m बराबर हो जाएगा h²/c²। ये होता है फोटान का गतिक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे ये ऊर्जा है, h² क्या है, ये ऊर्जा है, E/ इसको c² भी लिख सकते हैं, E/c², ऐसा। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये सब उसी के फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये गतिक द्रव्यमान याद रखिएगा, विराम द्रव्यमान 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमको, तो जो अगला प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि प्रकाश के खाली, नहीं नहीं नहीं, इसके पहले ये वाला करना पड़ेगा ना। यहाँ पर देखिए, ये दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात। तो सबसे पहले प्रतिघात क्या होता है, यदि मान लो कोई कुंडली लगी है परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में, या संधारित्र लगा है, तो इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, है ना। जब यहाँ से धारा बहेगी तो जो विरोध होता है धारा का, है ना, संधारित्र या कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसको हम बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रतिघात। ठीक है, तो यदि यहाँ पे इसने प्रेरण बोला है, मतलब कुंडली की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये कुंडली की बात कर रहा है, तो हम भी कुंडली की बात करेंगे। तो कुंडली के लिए जो प्रेरण प्रतिघात है ये होता है XL बराबर, है ना, ω/L, ये होता है इसका फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा क्या है, ये कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 2πf, और L जो है ये स्वप्रेरकत्व है, L क्या है 2। यहाँ बोल रहा है दिष्ट धारा की बात कर रहे हैं ना, दिष्ट धारा समय के साथ, है ना, दिष्ट धारा जो है समय के साथ अपना आवर्त नहीं बदलती है, मतलब उसकी जो आवृत्ति है वो कैसी हो जाएगी, 0। दिष्ट धारा का आवर्त बदलता ही नहीं है, मतलब आवृत्ति 0। यदि f का मान 0 तो इसमें रखो, ये वाले समीकरण में रखिए f का मान, तो क्या हो जाएगा, XL बराबर भी 0 हो जाएगा। मतलब दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है प्रकाश के खालिस्तान के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का होना चाहिए। वही अब भी विवर्तन की बात किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्तन ना। विवर्तन के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का क्या होना चाहिए, उसका अवरोध होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है, विवर्तन ना, लिख लीजिएगा आप, विवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास में है सत्य असत्य। पहला क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। अब कैसे होती है देखिए, आयनन ऊर्जा क्या होती है पहले इसको समझते हैं। आयनन ऊर्जा जो होती है किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, मतलब परमाणु से बाहर ही करना है। बाहरी कक्षा से कहाँ करना है, परमाणु से बाहर करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, परमाणु से बाहर ही कर देना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही कक्षा होती है, आप सभी को मालूम है ना। जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है इसमें कक्षा कितनी होती है, इसमें कक्षा कितनी होती हैं, इसमें एक ही कक्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा नाभिक, ठीक है,
फिर यहाँ पर बनाते हैं हम इसकी कक्षाएं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है कक्षा तो एक ही होगी, ठीक है। तो ये जो सेंटर में है ये हो गया इसका नाभिक। क्या हो गया इसका? नाभिक हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट, ये हो जाएगा नाभिक। और ये हो गई हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षा। हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन केवल कितना होता है? एक ही होता है। मतलब पहली कक्षा ही रहेगी, इसमें एक ही कक्षा रहेगी ना, बहुत सारी कक्षाएं नहीं रहेंगी। अब बहुत सारी कक्षाएं नहीं रहेंगी, केवल एक ही कक्षा होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा है ना, उसकी ऊर्जा कितनी होती है? उसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की ऊर्जा, ठीक है। अब इस कक्षा को अंदर से इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए, है ना, बांधे रखने के लिए जो है, इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए ऊर्जा ऋणात्मक होती है। यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ये ऊर्जा कैसी हो जाएगी? धनात्मक। कैसे हो जाएगी ये? धनात्मक। तो मतलब हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम ना अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में वह एक फोटॉन उत्सर्जित करता है। बिल्कुल सही है ना। कैसा है? ये सत्य है, ये भी सत्य है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब क्या होता है इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा एक परमाणु की संरचना बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, है ना, ये नाभिक हो गया, दिखाई दे रहा है पहली कक्षा। और हम बना लेते हैं इसकी दूसरी कक्षा, ठीक है। और हम बना लेते हैं इसकी तीसरी कक्षा। तो ये यहाँ पर देखिए पहली कक्षा हो गई, 1 मिनट, ये हो गई पहली कक्षा, है ना। ये हो गई दूसरी कक्षा 2, ये हो गई तीसरी कक्षा, है ना। ये वाली जो है ये थी आपकी पहली कक्षा। तो इस कक्षा की जो ऊर्जा है ना, n=1 के लिए ऊर्जा कितनी होती है? ये होती है, अब भी बताया था मैंने, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=2, n=2 दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? तो ये होती है इससे ज़्यादा ना। कितनी होती है? इससे ज़्यादा। n2 बराबर होती है, ये कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो सामने माइनस लगा हुआ है, तो ये जो -13 ये कम होगी, -3.4 ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इन दोनों के ऊर्जा के अंतर के बराबर ना, इन दोनों के ऊर्जा के अंतर के बराबर का वो क्या करता है? विकिरण उत्सर्जित करता है। और यही विकिरण जो है वो फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो ये सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन बम की क्रियाविधि नाभिक की विखंडन पर आधारित? नहीं नहीं नहीं, विखंडन पे आधारित नहीं है, ठीक है। ये होती है संलयन पे आधारित, है ना। ये विखंडन पे नहीं होती, किस पे होती है? संलयन पे होती है। और जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम की जो होती है वो होती है विखंडन, नाभिकीय विखंडन पे आधारित, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है। प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण, नहीं नहीं नहीं, व्यतिकरण के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है। परमाणु प्रकाशिक तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसका सही आंसर ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई F0 - FE होती है। नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। ये होती है F0 अभिदृश्यक की फोकस दूरी धन FE, ना, नेत्रिका की फोकस दूरी। तो ये नली की लंबाई है खगोलीय दूरदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए। इसका सही आंसर ये होगा, ये गलत है।
तो ये सत्य असत्य हो गए। अब चलते हैं हम अगले पेज पे। ठीक है, अगला पेज जो है वो कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। क्या बनाना है हमको? सही जोड़ी बनाना है। ये बहुत सारी तरंगों के नाम दिए, कुछ समीकरण हैं, उनको किसने खोजा वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था? रेडियो तरंगों की खोज जो है वो किए थे मार्कोनी ने। किसने किए थे? मार्कोनी ने किए थे, है ना। पराबैंगनी तरंगों की खोज जो है वो रिटर ने किया था। दृश्य प्रकाश की खोज जो है वो आइजक न्यूटन ने किया था। द्रव्य तरंगों किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। तो डी ब्रोगली चौथा हो जाएगा। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण आइंस्टाइन ने दिया था, तो ये पांचवा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किया था जे जे थॉमसन ने, तो ये हो जाएगा छठवा। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये किसी में नहीं आएगा फैराडे। तो ये हो गए सही जोड़ियाँ, बहुत सिंपल थी। ठीक है, इसमें साइंटिस्टों के नाम हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? पृथ्वी का विद्युत विभव होता है 0। कितना होता है? ये 0 होता है। ठीक है, माना गया है। अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है ना? तो ये इसका जो मान होता है ये होता है 10 की घात, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 की घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये वेग है, अनुगमन वेग वीडी बराबर इस कोटि का होता है 10 की घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा क्या बोल रहा है? कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो कार्यफलन को हम फाई से दर्शाते हैं ना। कार्यफलन को हम फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर, ठीक है, दहली आवृत्ति को न्यू जीरो से दर्शाते हैं हम। और इनमें जो संबंध होता है वो प्लॉन्क कांस्टेंट जो है वो बताता है। ठीक है, कर देता है पूरा। तो फाई बराबर होता है एच न्यू जीरो। दोनों में क्या संबंध है? ये वो संबंध है। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू जीरो, है ना। कार्यफलन जो है वो दहली आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न ये कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से अधिक क्यों होता है ना। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से अधिक क्यों होता है? तो इसका फार्मूला था। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ई बराबर ना, ई बराबर होता है वी प्लस आई आर, है ना, वी प्लस आई आर। यदि यहाँ से v निकालें तो v बराबर हो जाता है ई माइनस आई आर। तो ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है और विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल जो है वो टर्मिनल वोल्टता प्लस सेल के अंदर बहने वाली जो धारा है उसके कारण जो वहाँ पे ऊर्जा की हानि हो रही है ना, इसको विभव पतन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? विभव पतन। विभव पतन, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो सेल के अंदर इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो वहाँ पे विभव पतन होता है वो क्या करता है? टर्मिनल वोल्टता को कम कर देता है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इस संबंध से ही इसको हम समझ सकते हैं कि विद्युत वाहक बल जो है वो हमेशा अधिक होता है किससे? टर्मिनल वोल्टता से। और टर्मिनल वोल्टता जब ज्ञात की जाती है, जब बताई जाती है, जबकि परिपथ में धारा बहती है, तो उससे विभव पतन होता है जो उसको क्या कर देता है? कम कर देता है विभव पतन। ठीक है, अगला प्रश्न जो है धारा मापी के चुंबक के ध्रुव अवतल और बेलनाकार क्यों होते हैं ना। धारा मापी के जो चुंबक के ध्रुव हैं वो अवतल और बेलनाकार क्यों होते हैं ना, इस पर भी थोड़ी हमको चर्चा करनी है। आपने चल कुंडली धारा मापी बनाया होगा, उसमें एक चुंबक होता है एन, एक होता है एस। ठीक है, और ये जो चुंबक जो होते हैं इनके ध्रुव कैसे बनाए जाते हैं ना? तो इनके ना ये देखिए एन ऐसे ध्रुव बनाए जाते हैं अवतल इस टाइप से एस। ठीक है, और यहाँ पर रहती कुंडली, क्या रहती है यहाँ पर? कुंडली। और यही कुंडली जो है घूमते रहती है ना, यही कुंडली क्या करते रहती है? घूमते रहती है।
एक मिनट, थोड़ा ये दूसरा डायग्राम बन गया है। यहाँ पर देखिएगा, इधर से एक तार लाते हैं हम, ऐसा 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 ऐसा, और फिर इसको इधर निकाल देते हैं, और इधर एक टर्मिनल हो जाता है T1, इधर हो जाता है T2। तो ये जो कुंडली है इन्हीं ध्रुवों के बीच में घूमते रहती है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र और जो कुंडली का क्षेत्रफल है ना, उसकी सदिश, कुंडली का क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का जो कोण है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, है ना। त्रिज्यीय मतलब लंबवत होगा, इसीलिए इसको कैसे बनाया जाता है, अवतल और बेलनाकार बनाया जाता है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक हमको क्या प्राप्त हो, बल आघूर्ण प्राप्त हो, टाउ ना, इसका मान कैसा होगा, अधिक होगा। तो ये इसका कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखिएगा आप, है ना, यहाँ पर दिया लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम मोस्ट सिंपल है ना। लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न हुआ है ना, या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर दी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है। ये तो आप पढ़े होंगे थ्योरी में, बहुत सिंपल से आते भी रहता है। संधारित्री या धारिती प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, है ना। तो जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, देखिए मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ, है ना, एक मिनट रखिएगा, पेन नहीं चल रहा है। जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगाया जाता है, संधारित्र को लगाया जाता है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, संधारित्र सी लगा हुआ है। तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले अवयव को क्या बोलते हैं हम, संधारित्री प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है ना, उसी प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, इसकी प्रतिघात कहते हैं, संधारित्री या धारिती प्रतिघात कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है एसआई मात्रक, ओम है, ठीक है। जो प्रतिरोध का मात्रक है वही प्रतिघात का भी मात्रक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा ना, टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड, धारा जो है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाती है। मतलब पहले धारा कितनी थी, 5 एम्पियर, बाद में धारा कितनी हो गई, 0 एम्पियर, ठीक है, I2 जो है 0 एम्पियर हो गई। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ना, मतलब ई का मान दिया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, एल बराबर ज्ञात करना है। तो लगाइए फैराडे का दूसरा नियम, है ना, उसके आधार पे जो निकालते हैं हम स्वप्रेरकत्व के लिए फार्मूला। तो क्या है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है इसका ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एल का मान निकालना है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, सबका पक्षांतर कीजिए, माइनस ई इंटू डी टी, है ना, अपॉन डी आई। डी आई क्या है, धारा में परिवर्तन, डी आई क्या है, धारा में परिवर्तन, और डी टी क्या है, समय में परिवर्तन। देख लीजिए किसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो यह हो जाएगा एल बराबर, ठीक है, एल बराबर ई का मान दिया है माइनस ई का मान जो दिया है ये दिया 200, तो इसका मान रख देंगे 200 गुणा, ठीक है, फिर डेल टी समय में परिवर्तन, पहले समय कितना था 0.1 ना, 0.1 सेकेंड ही है, इसमें 0 घटाएंगे तो इतना ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 0.1 बटे, और धारा में परिवर्तन मतलब I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 कितना हो जाएगा ये 0 माइनस 5
0 माइनस 5। इसको हल कीजिए तो कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए 0 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 5 ही रहेगा। ऋण ऋण का धन, है ना, ऋण ऋण का धन हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 5, 5 से 2, 5 एकम 5, ना, 5 चौक के 20, कितना हो गया 40। ठीक है, 40 का गुणा इसमें करेंगे हम, 40 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4.0, 4.0। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये एल का जो मान है ये कितना आ जाएगा, एल बराबर जो है ये 4 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, एल बराबर 4 हेनरी, इसका मात्रक जो है हेनरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करना था, इस फार्मूले का उपयोग करना था, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, न्यूमेरिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न ये बोल रहा है हमको कि देखिए अगला प्रश्न जो है क्या बोल रहा है, एक 60 पीक माइक्रोफेराड का संधारित्र, है ना, मतलब फेराड बोले तो धारिता दी हुई है, सी बराबर क्या दिया हुआ है आपको, सी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, सी बराबर दिया हुआ है 60 माइक्रोफेराड, और इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुणा माइक्रो मतलब 10 की घात ऋण 6। ठीक है, और ये हो जाएगा फेराड। तो ये धारिता का मान है 110 वोल्ट ना, वी दिया हुआ है, वी बराबर कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट। ठीक है, फिर आपके सामने आवृत्ति दिया हुआ है हर्ट्ज। ठीक है, तो आवृत्ति एफ बराबर दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा के RMS मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करना है IRMS, क्या ज्ञात करना है आपको, IRMS, इसको ज्ञात करना है। तो IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर होता है VRMS, VRMS इंटू, चलिए उससे तो नहीं आएगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा पहले I0 ना, धारा का शिखर मान निकालना पड़ेगा। और धारा का शिखर मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा समीकरण यूज करना पड़ेगा ना, तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो XC ना, XC बराबर कितना होता है, XC जो है इसको हम लिख लेंगे V0 अपान I0। ठीक है, V0 अपान I0। अब इसको आगे हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, V0 का मान हमको दिया हुआ है, XC का मान कितना होता है, XC बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा C। ठीक है, बराबर V0 अपान I0। अब यहाँ ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति, तो हो जाएगा 1/2πf इंटू सी, 1/2πf इंटू सी बराबर हो जाएगा V0 अपान I0। यदि यहाँ पर मैं I0 का मान निकालता हूँ, किसका मान निकालता हूँ मैं, I0 का मान निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास में I0 का मान, ये हो जाएगा V0 ना, इसको इधर ला लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो V0 इंटू, ठीक है, 2πf इंटू सी, ये हो जाएगा। इसमें हम मान रख के हल करेंगे इस फार्मूले में। चलिए देखते हैं, ये यहाँ पर हमें IRMS निकालना है। ठीक है, और हमको ज्ञात का VRMS दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है VRMS। तो ये I0 V0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, इसमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगेगा हमारे पास में। देखिएगा वो शिखर मान ले लिया था मैंने, हमको लेना IRMS मान। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा XC बराबर
VRMS बटे IRMS, है ना। वही प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा से। यहाँ से IRMS निकालना है हमको, IRMS, तो ये हो जाएगा VRMS का मान कितना है 100, 110 है, 110 जेड नहीं है, 110 है, ठीक है। और इसके बाद में नीचे ये XC का मान, तो XC बराबर कितना होता है, वही 2 पाई, एक मिनट रुकिएगा, XC यहाँ लिख देंगे हम, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, तो यहाँ पे रखेंगे मान, तो 110 गुणा 1/ओमेगा C, मतलब यहाँ हो जाएगा ओमेगा C। बस इसको मान रख के हल करना है हमें, तो मान रख के हल करेंगे आगे, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू देखते हैं हम, ठीक है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई F, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई F C, और ये हो जाएगा 110 गुणा ये। तो इसको आगे हल करें यदि हम, तो ये हमको क्या प्राप्त होगा, 110 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7, ठीक है, 3.14 गुणा F का मान दिया है हमको ये 60, तो ये हो जाएगा 60 गुणा C का मान दिया है इतना, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 60 गुणा 10⁻⁶, बस इसी को हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करने के बाद में क्या वैल्यू प्राप्त होगी, तो वो जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होती है 2.49 एम्पियर, ठीक है, 2.49 एम्पियर, ये हो जाएगी धारा की IRMS वैल्यू, ठीक है। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, आगे के प्रश्नों को देखेंगे बाद में, है ना।